नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, उसके आंकड़े सामने आए हैं। बिहार में राजनीति चरम पे है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष से लगातार एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि आंकड़े सही है। इस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच एक इसमें बड़ा अपडेट आया है और अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई की थी। 2 अक्टूबर को जब रिपोर्ट आई थी तो 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि इसके डेटा पर सवाल खड़े किए गए थे और डेटा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इस डाटा को रोकने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी सरकार को कोई भी फैसला लेने का अधिकार है। सरकार को, बिहार सरकार को एक नोटिस जारी की सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि पर्सनल डाटा आप जारी नहीं कर सकते। इस बारे में सख्त जो है वो निर्देश दिए हैं और इस मामले में कहा कि अब डिटेल सुनवाई करने की इसमें जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में इसकी अगली सुनवाई करने का फैसला किया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस डेटा को लेकर एक कहीं ना कहीं कोर्ट में एक उहापोह की स्थिति थी, तो वो स्थिति अभी फिलहाल साफ हुई है। सब हमारे साथ पैनल पे कई पॉलिटिकल लोग भी जुड़े हैं। फैजान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, जो राजनीतिक घटनाक्रम अभी चल रहा है, उस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आना, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो भी ऐसे वक्त में आई है जब बिहार सरकार ने जो जातीय गणना जो कराई है उसका रिजल्ट जो आया है, उसके जो डेटा है वो उसने पब्लिक किए हैं और उससे ये पता चला है कि कौन कितना परसेंटेज, किस जाति का कितना परसेंटेज है, कितनी आबादी। करके देखिए, ये मामला कोर्ट कचहरी में तो बहुत दिनों से चल रहा है और ये बहुत बड़ा स्वाभाविक भी है कि जब भी देखिए, जब कोई भी बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही हिस्टोरिक कदम उठाया जाता है, हिस्टोरिक काम होता है, उसमें तो कोर्ट कचहरी के मामला बन ही जाता है। उसमें लोग कुछ लोग उसके खिलाफ होते हैं, वो उसके कोर्ट में भी जाते हैं उसको चैलेंज। लेकिन देखिए, पहले तो जो पिटिशनर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद वो फिर हाई कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में फैसला दिया था 1 अगस्त को और उसी के बाद बिहार सरकार ने जो काम शुरू किया था, बीच में काम किया था सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद, तो वो काम तेजी से पूरा हो करके और वो डाटा कलेक्शन करके वो सारा कुछ आ गया। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो मतलब मामला ये आया, पिटिशनर ने इसमें कहा, इसमें पिटिशनर का ये कहना था कि इस पर स्टेटस को लगा के इसको रोक लगा दी जाए, अभी ये डाटा भी पब्लिक नहीं किया जाए और ये जो भी एक्सरसाइज हुआ है उस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इसमें मना कर दिया है और कहा है कि साहब, स्टेट गवर्नमेंट का ये डिसीजन है और स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कि हमने जो अभी पढ़ा है उसमें कि जो पिटिशनर्स की जो सिंह, उन्होंने जब इसको बहुत ही पैरवी की, इसमें जोर दिया कि भाई इसको जो है वो स्टेटस को करके इस पर रोक लगा दी जाए, तो जस्टिस संजीव खन्ना, ये 2 जज की बेंच है जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना है, संजीव खन्ना ने कहा है कोर्ट में, अपराजिता सिंह को कहा है, यू विल बी इन सम डिफिकल्टी ऑन दैट। यानी एक तरह से उनको चेतावनी भी दी है कि ये जो बार बार आप दबाव डाल रहे हैं कि इसको रोक लाने के लिए, तो यू विल बी इन सम डिफिकल्टी ऑन दैट, ये भी कहा है। सर, ये तो मतलब ये जो कोर्ट की बात हुई, लेकिन इसका सबसे बड़ा पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अभी जनवरी में इन्होंने अगली तारीख दी है। इस 3 महीने का जो पीरियड है, इसमें काफी कुछ हो सकता है चुनाव भी हो जाए, चुनाव तो नहीं भी हो तो अनाउंसमेंट हो जाए, चुनाव तो खैर हो ही जाएगा उस बीच में। और इसमें मुझे जो लगता है कि जो पार्टियां जातीय गणना के फेवर में हैं,
उनको इसका फायदा हो सकता है चुनाव में। इसीलिए शायद बीजेपी को ये इसकी थोड़ा भनक है या उन्हें अंदेशा है कि इसमें उनको कुछ नुकसान हो सकता है चुनाव में। इसीलिए वो बार-बार ये चाह रहे हैं कि कोर्ट के थ्रू इस पर कहीं से रोक लगवा दी जाए। देखिए पिटिशनर्स कौन है ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें एक पिटिशनर तो नालंदा के ही हैं, वो शुरू से इसमें लगे हुए हैं और बाकी कुछ पिटिशनर हैं जो शायद प्रो बीजेपी लोग हैं या बीजेपी के ही लोग हैं। तो इससे बीजेपी को इसका एक झटका तो जरूर लगा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को मानने से जी फैजान साहब, उर्मिला जी, कोर्ट ने जिस तरह के जो आज टिप्पणी की है और लगातार बीजेपी की तरफ से एक टीका टिप्पणी हो रही थी, कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे इसके डेटा को लेकर और आरजेडी और जेडीयू की मंशा पे भी ये तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि आज जो कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, आप लोगों ने राहत की सांस ली होगी। देखिए दीपक जी, आपको याद होगी आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी शुरू से ही इस बात की हमेशा सड़क से लेकर सदन तक पार्लियामेंट में भी कई बार उन्होंने इस बात को रखे कि जब इस देश में भालू की गिनती है, शेर की गिनती है, बाघ की गिनती है, हाथी की गिनती है, तो इस देश में जिस कौन लोग ऐसे हैं जिनको भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो या देश की कोई भी सरकार हो, जो योजनाएं बनती है वो लाभुक तक सही लाभुक तक कैसे पहुंचेगा, उस योजना का लाभ उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए जब तक हम सर्वे नहीं करेंगे, जब तक जातिगत जनगणना आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो इस देश का 20 लाख आदमी सड़क किनारे सोता हो, जिसके सर के ऊपर छत नहीं हो, जो लोग इस देश का 20 लाख आदमी जो है एक घर में ही 10 लोग 20 लोग रहने में मजबूर हो, तो जब तक आप गिनती नहीं कर लेते हैं, करोड़ों करोड़ लोग जो कई नाली साफ करने वाले लोग हैं, ये हमारे नेता आदरणीय नेता ने कभी किसी जाति का नहीं साइड लिए। उन्होंने हमेशा कहे कि गरीब लोग, गरीब में कोई भी हो सकते हैं, तो गरीबों तक जो है सरकार की योजनाओं का लाभ डायरेक्ट कैसे जाएगा जब तक आप गिनती नहीं करेंगे। और जहां तक बीजेपी वाले लोगों का सवाल, आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे आदरणीय जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, इन्होंने प्रधानमंत्री से भी मिले कि जातिगत जनगणना जो है पूरे देश लेवल पर कराने की मांग किए, खास करके बिहार में कराने की मांग किए। तब जब उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपया खर्चा होगा, तो इलेक्शन में खर्च नहीं होती है। जब खर्च की बात हुई तो हमारे आदरणीय नेता बिहार सरकार ने जो है पूरा ठोस कदम लेके उन्होंने कहा कि वो खर्चा नहीं लूंगा, अपनी सरकार बिहार सरकार अपने खर्च पर इस बात का सर्वे कराएंगे कि जातिगत जनगणना जो है वो और आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर कौन लोग हैं जिनको भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो की लाभ की जरूरत है, जो सरकार के देश के मुख्य धारा में शामिल हो। और इसके लिए जब जातिगत जनगणना आ गई तो ये लोग जो जुमलेबाज लोग हैं बीजेपी के लोग, जिन्होंने 2011 का जातिगत जनगणना को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, उन्होंने चाहते तो प्रकाशित कर सकते थे कई दिन में निकाल करके, ताकि लोगों को सही आबादी का पता नहीं चले और उसको बेवकूफ बनाते रहेंगे और अपना सत्ता का जो है मलाई काटते। तो इसके लिए जब देखिए जब ये जनगणना कराने की बात हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, माननीय न्यायालय को हम लोग जो है आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को हमेशा शुरू से ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बार बार तंग किया गया सर्वे है, चाहे वह जो है सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, और हमारे आदरणीय नेता का मुंह से हमेशा आवाज निकला, राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता को मुझे
न्यायालय पर भरोसा है, मुझे न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय का जो फैसला आएगा हमारे लिए वो सिरोधार्थ होगा। और आज जो फैसला माननीय न्यायालय ने दिए कि जातिगत जनगणना को किया जा सकता है, कराया जाए, तो ये तो बार बार चाहते हैं वोट लेंगे, लेकिन गुलगुला से परहेज करेंगे। जितनी आबादी है उसकी सुना जाए जो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए हमारे आदरणीय जो भविष्य के लोग लाभ कैसे मिलेगा, तो हमेशा वकालत किए। उर्मिला जी सुना जाए, बीजेपी की तरफ से आपत्ति तो हो ही रही थी, लेकिन इसमें देखने में आया कि जेडीयू के कई नेताओं ने भी इसके आंकड़े को लेकर आपत्ति दर्ज की है। आपके ही सहयोगी दल है जेडीयू, उसी के नेता हैं, आज सांसद हैं सुनील पिंटू, उन्होंने भी इस पर आपत्ति दर्ज की है। उर्मिला जी देखिए, ये वही लोग दर्ज करने वाले लोग हैं जिन्होंने हमेशा से गरीबों को अधिकार से वंचित किए। किसी भी दल के लोग हो, मानसिकता को आप चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमेशा से गरीब के अधिकार को कुचलने किया, गरीब के हक को हकमारी करने का काम किया। और सारे लोगों को कष्ट होगी कि अब तो छड़ी आ गया है, जिसकी कम आबादी थी, जिसकी जो है 5% 2% आबादी थी, 95% पर राज कर रहे थे, तो उन लोगों को तो परेशानी है कि जनता के बीच जाएंगे तो जिसकी जितनी आबादी है उसकी इतनी हिस्सेदारी, हम कहाँ पे खड़े होंगे। ऐसे लोग किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, उसकी बात नहीं कर सकते। तो फैजान साहब, अभी जिस तरह की बातें अभी उर्मिला जी कह रही थी, और लगातार ये जेडीयू आरजेडी की तरफ से इस बात को लेकर पक्ष दिया जा रहा है कि लगातार जो है इस आंकड़े को गलत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिमों की आबादी है उसको बढ़ाकर दिखाई गई, यादवों की आबादी है जो वो कम करके दिखाई गई, कई ऐसी जातियां हैं। क्या वाकई ऐसी स्थिति है या फिर ये चीजें हैं जो वास्तविकता से कुछ अलग है? कोई भी सर्वे हो या कोई भी रिसर्च हो इस तरह की, तो इस तरह की बातें होती है कि भाई ये गलत दिखा दिया गया या ये सही दिखाया। जैसे अभी आपने रेफरेंस दिया कि मुस्लिम की आबादी जो है वो 17.7% जो है यहाँ 17.7% यहाँ दिखाई जा रही है। आप देखिए कि 2011 के जो सेंसस हुआ है जनगणना, 2017 की जनगणना में मुस्लिम की आबादी कितनी बिहार में दिखाई गई थी? 16%। अगर 12-13 सालों में अगर 1-1.5% अगर बढ़ गया तो ये कौन बहुत ज्यादा बढ़ने की बात है? ये तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि सर यादव को कम कर दिया गया या ब्राह्मण का संख्या बहुत कम कर दिया गया, तो ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है? यादव हो या ब्राह्मण हो या कोई भी कास्ट हो, कि पहले से तो कोई सर्वे उनका है नहीं, उनकी कोई गिनती तो पहले से नहीं हुई है कि जिसकी भी बुनियाद पर आप ये कहें कि पहले उनकी इतनी थी अब उनकी इतनी हो गई, ये कम हो गई या ज्यादा हो गई। तो ये एक फजूल की बहस है, ये इसमें इसकी कोई बुनियाद ही नहीं बनती, इसका कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले कोई सर्वे है ही नहीं। 70-80 साल पहले जो सर्वे हुआ होगा तो उसके बिना पर आप इसको आज के सर्वे से नहीं जोड़ सकते। दूसरी चीज ये कि देखिए मुझे याद आता है कि लगभग 20 साल पहले बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग ने एक सर्वे करवाया था कि बिहार में मुसलमानों की स्थिति क्या है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मुस्लिम बिहार। मैं उसका इंचार्ज था, जो सर्वे का इंचार्ज मैं था, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंडर ये हुआ था। उसमें भी उस तरह की बातें आई थी और मुझे लगता है कि मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन लगता है कि जो जातियों की गिनती उसमें आई थी, जो हमारे सर्वे में जो आई थी, लगभग वही, थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो सकता है, लगभग वही नंबर अभी के जो सर्वे आए हैं उसमें भी आ रहे हैं। तो देखिए इसको बहुत ज्यादा आप इसको बढ़ा चढ़ा नहीं सकते हैं या कहीं घटा नहीं सकते हैं। जो खासतौर से जब सर्वे हुआ है, एक साइंटिफिक सर्वे हुआ है अभी,
वो साइंटिफिक सर्वे में अगर आ रहा है कि फलाने जाति की संख्या इतनी है, तो उसको मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मानना है तो आप फिर लाइए, आप अपना कोई आंकड़ा दिखाइए कि पहले उनका इतना था, आज उनका इतना कम कैसे हो गया या उतना ज़्यादा कैसे हो गया। तो ये एक फ़िज़ूल सी बहस है जिसमें पॉलिटिकल एंगल शायद इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, बजाय इसके कि इसको सोशल एंगल से हम लोग देखें। उर्मिला जी, एक सवाल आपसे है। लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आपने मुसलमानों की आबादी ज्यादा बढ़ा के दिखाई और जो 17.70% है, ये आबादी बढ़ा के दिखाई है। एक क्लेम लगातार ये कहा जा रहा है, आरोप है कि आप लोग अल्पसंख्यकों को जरूरत से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके ये जो जब से जातीय आंकड़े आए हैं तब से। देखिए, ये कर विरोधी नहीं रहे हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक इस देश का नागरिक नहीं है, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। बीजेपी वाले से पूछ के वो इस देश के नागरिक रहेंगे। हमारा कहने का गरज ये है कि इन लोगों ने जो अल्पसंख्यक के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि अल्पसंख्यक के लिए एनआरसी से लेके इन लोगों ने क्या क्या नहीं किए, जबकि जितनी देश की आजादी में हिंदू हमारे महात्मा गांधी जी का सपना था, हमारे कभी लालू प्रसाद यादव जी हमेशा से बोलते हैं, और गांधी जी का सपना था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि अगर आदमी ही नहीं रहेगा, इंसान ही नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, मस्जिद में इबादत कौन करेगा। अब मान लीजिए कि ये लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यक को बढ़ा करके दे दिया है, ये तो सर्वे का चीज है, हमारे आदरणीय नेता के हाथ की बात नहीं है या सरकार के हाथ की बात नहीं है कि इसको किसी को बढ़ा के दे देंगे और किसी को घटा करके दे देंगे। जिसकी जितनी आबादी है ये देख करके घबरा के जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ये लोग अनाप शनाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और आप तो देखे होंगे कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किए कि हम जो है किसानों को लागत मूल्य टेबुल देंगे, प्रत्येक साल जो है युवाओं को 2 करोड़ जो है नौकरी देने का काम करेंगे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, क्या सपना दिखाए, महिला को 400 का सिलेंडर 1300 में पहुंचा दिए, जनधन योजना, कलाधन 15 लाख के खाते पर चल जाएगा। और इंडियन नाली चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब के माध्यम से देश का जो है गरीब जनता के माध्यम से जो है लेकर के भगवाने का काम किए, जीएसटी लादने का काम किए, जनता के वोट से बने। और फैजान साहब से एक सवाल ले लेते हैं उर्मिला जी, फैजान साहब से एक सवाल ले लेते हैं। फैजान साहब, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो टिप्पणी दी है उसमें यह कहा कि अब इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। फिलहाल तो डेटा पे रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन जनवरी 2024 में इस पर सुनवाई होगी। क्या आपको लगता है कि क्या कोर्ट की तरफ से इस पर कोई ऐसी चीजें आने वाले दिनों में कोई चेंजेस होने या कोर्ट की तरफ से कोई बदलाव करने की गुंजाइश बनती है क्या? ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कोर्ट का रुख जनवरी नहीं, क्योंकि कई आपत्तियां दर्ज हो रही हैं। उन आपत्तियों को अगर कोर्ट के सामने रखा जाए, उन आपत्तियों के प्रोस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपत्तियां तो पहले भी रखी गई हैं और अभी भी रखी जा रही है, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी कोर्ट का क्या रवैया होगा या कोर्ट का क्या रुख होगा। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी और पटना हाई कोर्ट ने भी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो एक तरह से जो कास्ट सर्वे हुआ है उसके फेवर में एक तरह से उन्होंने अपना जो भी स्टैंड रखा हो उसके फेवर में था, और उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ये सर्वे स्टेट गवर्नमेंट नहीं करा सकता है या उसमें उसको पावर नहीं है इसको कराने का। और दूसरी चीज ये कि उसके जो डाटा है उसको शेयर नहीं किया जा सकता। इन सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है, तो सफाई से और बहुत ही मजबूती के साथ रखी है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कोई अगर ये उम्मीद रखे कि बिल्कुल उलट जाएगा मामला
और सुप्रीम कह दे कि नहीं ये सर्वे गलत हुआ है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, ऐसी उम्मीद मुझे तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह की बात अगर होनी होती तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह सकता था कि भाई ये अभी नहीं कराया जाए, इस पर अभी रोक लगा दी जाए, या भी लगाई गई तो थोड़ी पीरियड की थोड़ी दिन के लिए लगाई गई थी। उसके बाद तो उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहा कि हाईकोर्ट में जा करके इसको कीजिए, हाईकोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया। 1 अगस्त को जो हाईकोर्ट ने फैसला किया उसमें यही था कि वो स्टेट गवर्नमेंट ये करवा सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको कराया। अब ये सब कुछ सारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा मुकम्मल हो गया है, उसके रिजल्ट आ गए हैं, और उसके साथ ही अब उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन या जो भी और जो डिटेल्स हैं उस पर भी सरकार ने तमाम पार्टियों के साथ इस पर बातचीत की है, और इस पर शायद आगे भी डिटेल डाटा आएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस पर कोई बिल्कुल इसको रिजेक्ट करने की बात या इस। जी, उर्मिला जी से एक लास्ट सवाल लेना है और बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा उर्मिला जी, कि आप लोगों ने पहले भी देश में इस जातिगत जनगणना को कराने की मांग की थी। खैर आप लोगों ने बिहार में करवाया और अब इसकी मांग उठ रही है देश में। क्या आप लोग पूरे देश में अब इसमें जातिगत जनगणना कराने की मांग आपको अब तेज करेंगी, या फिर बिहार में आप लोगों ने करा लिया, बिहार में आंकड़े आ गए, अब जो होना था वो हो गया? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, इस देश में शुरू से ही हमारे आदरणीय नेता, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, ताकि पता चल सके कि जैनून जो भारत सरकार अपनी बजट बनाते हैं और जो जैनून है उस बजट का हकदार है उस तक नहीं पहुंच पाती है। आदरणीय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी बोले थे कि अगर मैं 1 रुपया भेजता हूँ केंद्र से तो जमीन पर जाते जाते 15 पैसा बचता है। तो ये क्यों रास्ते में कहाँ रह जाता है? तो जैनून लागू जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं कराते हैं, जब तक आप ये नहीं जानने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग, क्या आबादी है, क्या स्थिति है, वो शैक्षणिक कौन लोग पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से वो जरूरत है, सामाजिक रूप से कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसको जो है सरकार के द्वारा बूस्टअप करने की जरूरत है, आप पहुंचाने की जरूरत है। तो इसके लिए हमारे आगे नेता शुरू से ही कर रहे हैं कि आप जो है देश लेवल पर जाना दिखा दिया है कि आप देख लो ही ना कि 10 आप जो है कभी आरक्षण के सवाल पर लड़ते हैं, कभी कुछ के सवाल पर। यही जो 10% आरक्षण दिए 2% आदमी को 5% वाले अब सुप्रीम कोर्ट का भी इस निर्देश आ गया है, सुप्रीम कोर्ट की भी अभी टिप्पणी आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर स्थिति साफ हुई है, लेकिन राजनीति अभी इस पर चलती रहेगी। फैजान साहब आप आए इस चर्चा में भाग लेने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला जी भी आई, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।